हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड फेस्टिवल्स ओवर हो चुके हैं तो सबने बहुत ही इंजॉय किया होगा जम के। मैंने भी बहुत किया, तो उम्मीद है आप सबने भी बहुत किया होगा एंड सब ठीक होंगे। एक चीज़ बतानी थी, आप लोगों को पता है कि टाइम बड़ा ही कम रह गया है, सो अब थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ, ठीक है? क्योंकि फेस्टिवल में थोड़ा बहुत हो जाता है, आई नो दैट, बट अब रेगुलर हो जाओ क्योंकि टाइम कम बचा है आप लोगों को। एग्जाम के लिए रिवीजन भी करनी है, राइट? सो इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी आई एम ट्राइंग कि मैं टाइमली आप लोगों का सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूं, कि आप लोग प्रॉपर क्लास भी लेते चलो और नोट मेकिंग भी करो। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर बैक टू बैक क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है? बाकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की सीरीज चल रही है, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की भी सीरीज चल रही है। प्ले लिस्ट दोनों की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सो आप जाकर देख सकते हैं। आज जो हम लोग अपना मतलब ये वाला लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पर कवर करेंगे। इसके साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको वहां पे। अगर चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में देखकर ज्वाइन करो, ठीक है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, वो आप लोग कर ही देते हो, आई नो दैट, बट स्टिल मैं इसलिए बोल देती हूँ, कई बार आप लोग भूल जाते हो, सो दैट कि आप जैसी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सफर कर रहे हैं, है ना, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? बाकी टारगेट आपको पता ही है 500 का, चल रहे हैं धीरे धीरे, है ना? बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे आप लोगों के सपोर्ट से। बाकी चलो ठीक है, आज हम ये जो वैक का सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी जाके देख लेना। आज हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो सेकेंड जो यूनिट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से रिलेटेड, मतलब संवैधानिक मूल्य बोल देते हैं इसको, ठीक है? इससे रिलेटेड आज इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब परिचय, और इसके साथ साथ जस्टिस। जस्टिस किस किस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, मतलब न्याय को देखोगे किसके संदर्भ में? सामाजिक संदर्भ में, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में, ठीक है? सो इस चीज को फोकस करेंगे, साथ साथ नोट मेकिंग जरूर करते चलना, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इंट्रोडक्शन, परिचय में अगर आप देखो तो ये आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर सोशल और कल्चरल वैल्यूज दोनों ही इंक्लूडेड है ना? वो संविधान में सम्मिलित हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। आपको ये भी पता है कि संविधान बनने में ही इतना लंबा टाइम लगा है ना, जो हमें वो दिखाता है कि हमने छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखा है, और किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखा वो सब आपको पता है बखूबी। बाकी और अब आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये बात सच में ही मतलब बहुत गौर करने वाली है कि कितना डिटेल में चीजों को किया गया। उस टाइम पर बैठे थे, आगे तक की सिचुएशन प्रिडिक्ट करके उन लोगों ने सब कुछ क्रिएट किया, राइट? तो कहने का मतलब है हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल राइट्स की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रियम्बल में दे रखी हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ, ये जितना आपने देखा अभी, ये सब कुछ जरूरत है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन के लिए। मतलब इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो जो आपका प्रस्तावना है, जो आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल हम सबने देखा है, प्रियम्बल मैंने इसमें लगा भी रखा है इस तरीके का, ये है आपका प्रियम्बल, एनसीईआरटी में होता है, राइट? सो हिंदी वाले स्टूडेंट ये देखें एंड इंग्लिश मीडियम वाले ये, ऑल्दो दोनों ही पता होना चाहिए दोनों ही स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश में क्या वर्ड होते हैं, हिंदी में क्या होते हैं, ठीक है? इस पे आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? सो प्रियम्बल में सारी चीजें दे रखी हैं। क्या? मौलिक अधिकारों के बारे में दिशा निर्देशक की बात है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात की गई है ना? कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने देश के नागरिकों का विकास करना है, अपने सिटीजन्स का विकास करना है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो भी मैंने आपको पढ़ी हिंदी इंग्लिश में, ये देना जरूरी है। अगर आप कोई एक चीज भी नहीं देते हो ना, तो आप कभी भी अपने देश में नागरिकों का विकास नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा आप देखोगे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, संविधानिक मूल्य हैं ये हमारे, जिनके आधार पर आप क्या करते हो? यूनिटी, मतलब राष्ट्र की एकता, इंटीग्रिटी, अखंडता और डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन को मेंटेन करते हो, मतलब कि विविधता को। आपको पता है आपको अपने देश में विविधताएं पाई जाती हैं भाई, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। अब एक बात बताओ, जब अलग जाति, अलग धर्म, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, विविधताएं है ना हमारे यहाँ पर फिर भी हमारे अंदर एक एकता दिखती है ना, तो उस एकता को, अखंडता को कायम रखना है अगर आपको, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, ये जो मूल्य है ना जिनकी हमने बात की, ये देने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से क्या होगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, मतलब 360 डिग्री, मतलब पूरा 360 डिग्री घूम जाओ, पूरा डेवलपमेंट मिलेगा आपके नागरिकों को, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात क्या है? जो आपके फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है, वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रेंथनिंग करे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रोटेक्टिंग एंड गार्डिंग इंडिविजुअल
ऑटोनमी, दैट मीन्स कि जो मौलिक अधिकार है, देखो संविधान ने दिया आपको, ठीक है, और आपको नागरिक होने के नाते मिले हैं, पहली बात, इसको आसान लैंग्वेज में समझो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आपको मजबूत करते हैं, ये एक ऐसा सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको समाज ने दिया या फिर आपके संविधान ने दिया, और इससे क्या करने वाले हो, आप अपना डेवलपमेंट करोगे। और देखो यहाँ क्या बात हुई है, व्यक्तिगत स्वायत्ता की, मतलब हम सबको अधिकार इंडिविजुअल मिले हुए हैं ना, अलग अलग बंदे को, जैसे ये दो बंदे हैं, ठीक है, तो इसको अपने अधिकार मिले हुए हैं, इसको अपने अधिकार मिले हुए हैं, आपने इसको दिया कि भाई आपको राइट टू लिबर्टी है, ठीक है, तो इसकी भी तो अलग होगी ना लिबर्टी, ये तो सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप कहोगे कि ये लिबर्टी मैंने आप दोनों को दे दी, दोनों बांट लो। इज इट रियली पॉसिबल कि दोनों बांट लेंगे लिबर्टी को और मतलब शेयर कर लेंगे, या फिर आप और मैं ही हैं, अगर हम आपस में बोल दें कि चलो ठीक है आप और मैं बांट लेते हैं लिबर्टी को, इट इज नॉट पॉसिबल ना। इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना है, अगर आपको मिलेगी लिबर्टी तो वो आपका डेवलपमेंट होगा, ना कि मेरा, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज की इंडिविजुअल होनी जरूरी है, मतलब व्यक्तिगत स्वायत्ता जरूरी है, सुरक्षा करता है ये आपकी जब आपको ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स का, ये कहाँ से ड्राइव हुआ, तो आप देखोगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लिया बिल ऑफ राइट्स, मतलब जैसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स है, ऐसे ही आपके इंडिया में क्या है, फंडामेंटल राइट है, जिसको क्या बोल देते हैं हम, मौलिक अधिकार, ठीक है। सो इन चीजों का याद रखोगे। एक चीज और है फंडामेंटल राइट, देखो ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं, वापस से कुछ कुछ चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। मजे की बात ये कि जहां जहां चीजें रिपीट होंगी ना, तुम्हें ना रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है कि यार फंडामेंटल राइट तो थर्ड में था कि फोर में था, फोर में था कि फिफ्थ में था, ये वाला लफड़ा नहीं होगा। बार बार जब पढ़ोगे देखोगे ना क्लासेस में, तो भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और एक और चीज ये काम कर सकते हो, जैसे कई बच्चे करते हैं, है ना, बहुत बच्चे करने लग गए हैं इस चीज को, कमेंट करते हैं बच्चे। जैसे ही मैं बताती हूँ, एक स्टोन बोल्ड करके है कोई स्टूडेंट, वो बच्चा कमेंट करता है, बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे ऐसे नाम ध्यान नहीं है, मैं देखकर जरूर उसको रिकॉल करूंगी। एंड वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं, एक शिवाय शुक्ला करके भी है, बहुत स्टूडेंट्स हैं, उनका ये टारगेट रहता है कि हम कमेंट कर दें, क्योंकि वो बात फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है। जब आप बार बार लिखते हो ऐसी चीजें तो आपको याद रहती है, ठीक है। अगर जिनको कमेंट करने में हेजिटेशन है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता चलता कौन कर रहा है कौन नहीं, अब मुझे क्या पता स्टोन गोल्ड से कौन बच्चा है, या फिर मुझे आपकी शक्ल थोड़ी दिख रही है। सो आप बिल्कुल फील फ्री होकर कमेंट करें एकदम आराम से। और ये चीजें ऐसी है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो ना आप, चाहे यूपीएससी के पेपर में बैठ जाओ, एसएससी में बैठ जाओ, कोई भी टीचिंग का एग्जाम होगा आपका, कहीं एंट्रेंस देने जाओगे, ठीक है, वहां होगा आपका। इसके अलावा आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, मतलब हर जगह इतनी बेसिक चीजें है ना पूछी जा सकती है, एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज आती हैं ये चीजें ना, इतनी इंपॉर्टेंट। आपका सब्जेक्ट इतना मजेदार है ना कि आपको नहीं पता कि आपकी आगे की कितनी बेस तैयार कर रहा है आपका, है ना। कई बार पूछा जाता है कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। इवन सबसे मजे की बात, आर्टिकल पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्टिकल 14 से 32 है, कितने लोगों को देखा है मैंने सुनते हुए या फिर बताते हुए, ये गलत है ना। आपको बताइए 12 to 35 में है ये जो आपके फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो और समझ रखो कि हमें अपनी नॉलेज इन्हीं दिनों बढ़ानी है। तो ये नॉलेज बढ़ेगी कैसे, छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखे। और आज तुम अगर क्लास ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, मैम ने तो ये बताया था कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है, ठीक है, आर्टिकल 12 to 35। इसी तरीके से कमेंट में लिख देना, बस तुम्हें वो चीजें याद रहने लग जाएंगी। और सही बता रही हूँ, कभी तो लाइफ में आपका इन क्वेश्चनों से सामना होगा और आप उस दिन याद रखोगे कि मतलब याद करोगे कि हाँ भाई मैम ने सही बात बोली थी, ठीक है, क्योंकि हम भी अपने टीचर्स को करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में है ना। अब इसी बात पे ना ये बता देना, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स अलग है, ड्यूटीज अलग है, ठीक है। तो ड्यूटीज बताना किस में आती हैं, मतलब कौन से पार्ट में आती हैं, ठीक है। और पार्ट के साथ कोई अल्फाबेट है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। सो इससे दिखता है कि आप लोग कितने सीरियस हो। अच्छा, इसके अलावा ये जो आप देखोगे डीपीएसपी, ये आपने कहाँ से बोरो की है, आयरलैंड से। तो ये चीजें थोड़ी सी पता हो हमें कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं भाई, आयरलैंड से लिए हैं। दूसरी बात, कौन से भाग से लिए हैं, भाग 4 से लिए हैं। ऐसे ही आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे, बाद में फिर डिटेल पढ़ेंगे, राइट। सो आज हम सिर्फ जस्टिस पे फोकस करेंगे, लिबर्टी पे नेक्स्ट वीडियो में, बट स्टिल ब्रीफ करूंगी आपको, राइट। सो देखो, जस्टिस मतलब आपका होता है न्याय, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, है ना। अब इसकी अवधारणा के बारे में देखो। एक और चीज, ये राइटर बड़े ही फेमस हैं, चाहो तो मार्क करके लिख लो अपने नोट्स में, पेपर में यूज करके आना, बढ़िया नंबर, मतलब बढ़िया नंबर दिलाने में हेल्प करेंगे, राइट। सो ग्रानविले ऑस्टिन है,
उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया था, ठीक है, और उन्होंने बताया कि ये एक सोशल और रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है। मतलब उन्होंने बोला कि हमारा जो संविधान है, उन्होंने पढ़ा, देखा, उसको जाना, उन्होंने विश्लेषण किया इसका कि भाई ये एक सामाजिक और क्रांतिकारी दस्तावेज है। क्रांतिकारी मतलब आप ये देखोगे ना कि मतलब ये एक ऐसा है कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाओगे ना, इतनी सारी कंट्री में, इतना लेंथीएस्ट है हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना, और उसने हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी पार्ट 3 में, 2 इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों आप उनको मतलब मान रहे हो, इतना मौलिक मान रहे हो, फंडामेंटल मान रहे हो, क्यों इतना जरूरी है। देखो, सबसे बड़ी बात कि ये जो राइट्स है ना, इनको मेंशन किया गया एज गारंटी टू द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। मैंने आपको बताया था ना, इंडिविजुअल तो मिले ही हुए हैं आपको, व्यक्तिगत। अब आप सोचोगे कि मैम अभी तो आप बता रहे थे लोग बना करके, हाँ भाई इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा, इंडिविजुअल। बट देखो कुछ ग्रुप्स में भी मिलते हैं ना आपको। जैसे मान लो कि हमें नॉर्मल अपने संविधान का प्रचार प्रसार करना है, वो संविधान कह रही हूँ, अपने धर्म का, सॉरी, है ना, प्रचार प्रसार करना है। सो आपको ये राइट है कि आप अपने रिलीजन को क्या कर सकते हो, अपने रिलीजन के बारे में लोगों को एड्रेस कर सकते हो, बता सकते हो, 4 लोग इकट्ठा हो सकते हो। तो ये ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, समझे। और इंडिविजुअल मतलब जो फ्रीडम की बात हो रही है, तो वो आपको इंडिविजुअल मिल रही है। जो मैं कह रही हूँ कि इक्वालिटी, तो इक्वालिटी बांट तो नहीं सकते ना आप, पर मैं अगर बांटनी होगी तो हम रिलीजियस वाली चीजें या फिर और चीजें जहां आप ग्रुप में इकट्ठे हो सकते हो या ऐसी चीजें, उनकी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सेकेंड है राइट्स आर जस्टिसेबल है, मतलब कि अगर ये जो मतलब मौलिक अधिकार हैं आपके या फंडामेंटल राइट है, एक ही चीज होती है कि मान लो अगर इनका वायलेशन होता है या फिर ये लागू नहीं होते। मान लो आपको राइट टू एजुकेशन है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। सो ये कौन से उसमें आता है, आर्टिकल 21A में आता है, ठीक है। सही बोला है मैंने, गलत बोला है? 21A, जरा क्रॉस चेक करके बताओ मुझे, देखूं कितने एक्टिव हो तुम सारे, है ना। इस चीज का ध्यान रखो कि जैसे आपको राइट टू एजुकेशन है, मान लो मुझे नहीं दिया, जबकि मैं तो डिजर्व करती हूँ, तो अब ऐसे में क्या होगा कि वायलेशन हुआ इस अधिकार का, ठीक है, मतलब ये कानून का उल्लंघन हुआ। तो ऐसे में क्या हो, मौलिक अधिकार का उल्लंघन, सॉरी। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, मुझे मिला नहीं, जबकि मैं कहती हूँ शिक्षा का अधिकार मेरा है, तो आप मुझे दो। अब ऐसे में मैं इसकी शिकायत करने के लिए सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकती हूँ। मतलब आप सीधा या तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जाओगे या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत है, नहीं, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आई बात समझ में? तो ये फंडामेंटल राइट के लिए है खाली। अगर आप बात करोगे ना डीपीएसपी के लिए, तो नहीं जा सकते आप कोर्ट में, वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बताई थी ना, यूपीएससी, एसएससी या फिर और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल होते हैं कोर्ट में या नहीं होते। सो वी शुड नो दैट कि हाँ भैया ये इन्फोर्सेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इफ द गवर्नमेंट बोथ स्टेट एंड सेंटर इनएक्ट अ लॉ। एक बात बताओ, सरकार ने कानून बनाया, ठीक है, और कानून बनाते वक्त ऐसा लगा कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, या फिर संविधान के अगेंस्ट होती है, तो नल ऑन वॉइड कर सकते हो आप। इवन अगर ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो रहे हैं, मतलब उनका उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में भी क्या होता है, जो अदालत है उसको रिव्यू करती है, देखती है, पूरा समीक्षा करती है, और उसके बाद उसको नल एंड वॉइड मतलब उसको अमान्य घोषित कर देती है, क्योंकि किसी भी कीमत पे ये फंडामेंटल राइट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ओके। एंड ये है आपका प्रियम्बल, इंग्लिश मीडियम और ये है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एक चीज और, यहाँ जो बेसिक चीजें समझने वाली, देखो प्रियम्बल आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को याद नहीं है तो याद कर लो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, है ना, कि क्या क्या वर्ड्स है हमारे बेसिक। देखो सीधी सी बात है, सॉवरन लिखा है यहाँ पर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। ये मेन वर्ड, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आपको पता है 26 नवंबर 1949 को आपने इसको अडॉप्ट कर लिया था, बट जो मेन बात है वो क्या है यहाँ पर कि आपने इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट किए है ना। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में, है ना, इन्होंने क्या किया, ये 3 वर्ड जोड़े हैं, सॉवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मतलब सॉवरन वर्ड, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये तीनों वर्ड हमने इसके तहत जोड़े हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ऐसे ही आप ये वाली चीज देखोगे कि 42nd अमेंडमेंट वाले उसमें ही वर्ड में ही आपने क्या किया कि ये जो मेजर चीजें हैं ना वो आपने ऐड की, बट इसके साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी ऐड किया है। तो ये चीजें हमें पता हो कि जो बाद में ऐड हुई हैं आपके प्रियम्बल में, ठीक है। तो ये वाली चीज का थोड़ा सा याद रखोगे कि प्रियम्बल में और क्या क्या ऐड हुआ है। एक चीज और, अगर आप चाहो तो 2 मिनट लगा के ना
मतलब एक छोटी सी ट्रिक टाइप की है जो हम लोगों ने याद की थी अपने टाइम पे बना के। सो मुझे नहीं पता है कितना हेल्प करने वाली है, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो जहां जहां मार्क कर रही हो ना वो याद रखना। देखो NTR, मतलब होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, NTR, ठीक है। NTR एक है टिक लिख, ठीक है। NTR टिक लिख, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम बोल देते हैं ना NTR टिक लिख, मतलब NT एक्चुअली ना एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम कराती है। तो हम लोगों ने ऐसे याद रख लिया था कि NTR याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। तो आप यहाँ नोटिस करो, ये देखो आपके जो वर्ड्स है ना, ये रहा N, इसका T, इसका R, तो ये NTR आ गया, ठीक है। ये हो गया टिक और लिख। आ गई बात समझ में? ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना सीक्वेंस की बात है, और सच में ना ट्रस्ट मी यूपीएससी के ना क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। ये जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं ना स्टेट के पीसीएस में, यूपीएससी का तो मुझे एग्जैक्ट याद है, सीक्वेंस पूछा था कि प्रियम्बल का जो ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनका सीक्वेंस लगाओ, और ऑनेस्टली लोगों को याद नहीं रहता है। समझ रहे हो बात को? सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर हम ये बेसिक चीजें अभी नोटिस करना शुरू कर देंगे ना, बहुत हेल्प होगी भाई, बहुत स्मूथ जाओगे इन सब चीजों में, ठीक है। आगे बढ़ जाओ फटाफट से। अब ये देखो जेलीफर, अब कहोगे ये कैसी ट्रिक है ना, बट हमने तो ऐसी बनाई थी, JLEFR, ठीक है। सो ये चीज समझ में आ रही है, JLEFR। FR मतलब J से जस्टिस हो गया, L से लिबर्टी, E से इक्वालिटी, FR इसलिए बोल दिया ये FR, ये ध्यान रह जाए, ठीक है। मतलब एक वर्ड सा बनने में आ गया ना, जेलीफर बोल दिया तो, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि जेलीफर बोला तो NTR टिकलिक और जेलीफर, ये थी आपकी ट्रिक। उम्मीद है हेल्प करेगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फंडामेंटल राइट की बात हो रही थी, ठीक है। देखो हम मेजरली जो डिस्कस करते हैं, वैसे जो हमारा है 12 to 35 है, वी नो दैट, है ना। बट जो मेजर हम ज्यादा डिस्कस करते हैं या फिर जिनको फोकस करते हैं वो आपके 6 राइट है, ठीक है, जिनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। सो इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक चीज और थी, पहले ये कितने थे? पहले आपके 7 थे फंडामेंटल राइट, बाद में कितने रह गए तुम्हारे? ये कुल में ही 6 रह गए, ठीक है। तो एक कौन सा चेंज हुआ? देखो आगे आते आते तो हम पढ़ ही लेंगे उसमें कि कौन सा चेंज हुआ, बट शर्त ये कि आप लोग बताओ, अगर आप लोग पहचान पा रहे हो तो, कि कौन सा चेंज हुआ है या फिर हट के कौन सा आया, ठीक है। चलो अब फटाफट से डिस्कस करते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल आपका कौन सा है? 14 to 18, मतलब समानता का अधिकार 14 से 18। राइट टू फ्रीडम 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते किसी का भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये किसकी बात है? स्वतंत्रता का अधिकार है ना, 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ये 29 to 30 में है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है ना, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर ने ना इस वाले राइट को ना सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। क्यों कहा है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी और चीजों को कवर करते ही चलते हैं फटाफट से, ठीक है। सो कहने का मतलब है ओरिजिनली 7 थे आपके फंडामेंटल राइट, जो मैंने अभी आपको बताया। राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका फंडामेंटल राइट होता था, इसको हटाकर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये एक्ट, आज नहीं तो कल बहुत काम आने वाले हैं जीवन में, ठीक है। अपने डिटेल्ड जो आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें भी लिख के आओ, आंसर की क्वालिटी बहुत इनहेंस होगी, एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन करके आना ऐसी वाली बातों को याद से। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव में तो देखोगे ही देखोगे, पक्की बात है, ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी को अब लीगल राइट बना दिया गया, और कौन से अधिकार में बनाया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो पता चल गया कि 44वां है, 1978 में बनाया, पर कौन सा अनुच्छेद में आया? अब तो ये कौन से अनुच्छेद में आया? 300A, मतलब 300A के तहत अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट्स। अब देखो थोड़ा सा ना कंपैरिजन भी कर देते कई बार कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो ह्यूमन राइट जैसे ही होते हैं, मतलब मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों को एक चीज की कंपेयर तो चलो कर दिया जाता है, बट जो ह्यूमन राइट है उनको कंसीडर किया जाता है मिनिमम नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डिग्निफाइड लिविंग। समझ रहे हो आप बात को? इसमें क्या क्या आता है? सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल राइट्स, मतलब एक ये अधिकार फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो सबको मिलेंगे। ऐसे ही मानव अधिकार होते हैं जो सबको मानव होने के नाते मिलते हैं, पर इसमें एक बात है क्या, कि आपकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो। जैसे कहते हैं ना, न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है किसी भी इंसान की? रोटी, कपड़ा, मकान,
ठीक है, जैसे आपका ये जो दवाई गोलियां हो गई, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, है ना। शौक मौज नहीं चाहिए पर बेसिक चीजें हैं। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल करो, क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्ति का क्या करते हैं, मौलिक अधिकार तो ये करते हैं कि आपको सिक्योरिटी देंगे हर इंडिविजुअल को, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरल एस्पेक्ट से, ठीक है। और ऐसे ही ये हैं जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटली मिलते हैं, मतलब पूरे मौलिक तरीके से मिलते हैं, ठीक है। और इसमें आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको, तो इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बेसिक है, पता होना चाहिए, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल राइट। सो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला इंडिया को अपने यहाँ पर मौलिक अधिकारों को लाने के लिए। सो इंग्लैंड में, जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट है मतलब मौलिक अधिकार है, ऐसे इंग्लैंड में क्या है, बिल ऑफ राइट्स हो गए, ऐसे यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड में भी हैं, यूनाइटेड स्टेट के भी हैं। और दूसरा क्या है, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन 1789। सो ऐसे ही फ्रांस में भी हैं। तो इस तरीके से ये बात समझ में आई, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट है आपका 1928 में नेहरू कमीशन को हेड किया था किसने, मोतीलाल नेहरू ने, है ना। उन्होंने भी बात की थी कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने हैं इंडिया में। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाना था, तो हम इसकी डिमांड कर रहे थे बेसिकली, राइट। सो बात करी इंडिया ने कि हमें डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया मिलना चाहिए, मतलब हमें डोमिनियन दर्जा मिले, इसकी मांग की। इसके अलावा उन्होंने डिमांड करी कि हम अपने यहाँ पर इलेक्शंस भी कराएंगे, किसके बिहाफ पर, आपके वैश्विक मत अधिकार, मतलब एडल्ट सफरेज, है ना, जो आपका क्या होता है कि जो आपका वोटिंग राइट होता है ना, उसको बोल देते हैं, ठीक है। सो वोटिंग राइट की पहले एज थी 21, उसके बाद इसको अमेंडमेंट करके 18 हुआ। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, अगर किसी को पता है ऑनेस्टली तो बताना, नहीं पता तो यू कैन गूगल इट ऑल्सो, ठीक है। बट कमेंट करोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड होगी आपकी नॉलेज में, ठीक है। 1931 कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन, ठीक है, कहां पर, कराची सेशन में। और एक चीज का ध्यान रखो कि कांग्रेस पार्टी ने कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव को तो अपनाया, क्या कि नागरिक के अधिकारों के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करना, मतलब उन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को डिफेंस करना पड़ेगा सिविल राइट्स के लिए। एक चीज और उन्होंने कमिटेड किया, क्या, अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, की ये जो छुआछूत है ना, अस्पृश्यता बोल देते हैं जिसको, उसको समाप्त करना है, इसको क्या करना है, बिल्कुल प्रतिबद्ध करना है कि ये इलीगल है। दूसरी बात क्या है कि रेजोल्यूशन ने एक और कमिट किया कि मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन, सोशो इकोनॉमिक राइट ऑफ ऑर्डिनरी मैन, मतलब जो आम आदमी है ना, उसके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यूनतम वेतन देना, कि एक मिनिमम वेजेस आपका फिक्स हो, कि अगर आप एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो तो एक अमाउंट फिक्स हो कि आपको इतना मिले। ऐसा ना हो कि किसी को 50 मिल रहा है, किसी को 100, किसी को 300, है ना। तो डे के हिसाब से कम न्यूनतम हो कि हाँ भैया उसको उसकी मेहनत का मिल जाए। 44-45 में एक सप्रू कमेटी थी, उसने सपोर्ट किया था फंडामेंटल राइट की डिमांड्स को, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। ऐसे ही कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट सरदार पटेल ने हेड किया था, एक कमेटी बनी थी, मतलब समिति बनी थी मौलिक अधिकारों के लिए। तो अध्यक्ष कौन थे उसके, सरदार पटेल थे। अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए, है ना, क्योंकि माइनॉरिटी के राइट्स के लिए भी हमें एक समिति बनानी पड़ेगी या फिर सब कमेटी बनानी पड़ेगी। तो उसके हेड कौन थे, आचार्य कृपलानी। इन्होंने इन सारी डिमांड्स को रखा और फुलफिल करने की कोशिश की। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट। अब आओ मेन मुद्दे पे कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है ना। देखो आपको ये पता है कि आप क्या करोगे कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं वो दूसरी जो कंट्री है ना, आपने वहां से देखकर सीखा, उनको अवेल किया, पर आपका एक काम है कि आप उनको एज इट इज फॉलो तो नहीं करने वाले। आप ये देखोगे, आप अपने यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो सामाजिक राजनीतिक हैं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, पूरा आपने विचार किया उसके ऊपर कि हाँ भाई हमारे देश में क्या फंडामेंटल राइट सच में हम लागू कर सकते हैं। पूरा विचार करने के बाद ही क्या किया गया, इस पर कार्य किया गया, ठीक है। सो इसके हम एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इशू ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट राइट। देखो एब्सोल्यूट मतलब समझते हो ना 100%, है ना, तो कुछ भी 100% नहीं होता, ये रूल मैं हमेशा बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। सो आप इस चीज को आज से ही काट मार लें कि कुछ भी 100% नहीं होता। वो डिटॉल वाली एड देखिए, 99.99 दिखाती है कि इतना बैक्टीरिया मारते हैं, है ना। कुछ परसेंट मतलब चाहे 0.01 ही छोड़ रहे हैं, बट स्टिल छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी गारंटी किसी की नहीं होती, राइट। सो वही वाली चीज है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट है, वो आपको मिलते तो हैं, गारंटी तो है पूरी पूरी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में कि आपको मिलेंगे, पर कहीं ये नहीं लिखा कि वो पूर्ण मिलेंगे, मतलब पूरे 100% मिलेंगे। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपको दे रही हूँ
कि आपको फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं, आपकी इक्वालिटी है ये कह लो, या फिर इक्वालिटी की बात ना करके अगर हम नॉर्मली देखें, वैसे एग्जाम्पल कहीं भी फिट कर सकते हो आप, ठीक है। सो चलो उसी के ऊपर बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। मैंने आपसे कहा फ्रीडम है आपको, तो फ्रीडम का मतलब तो अब आप इसके बहुत सारे मायने निकाल सकते हो कि भाई मैं कोई भी कोर्स ऑप्ट करूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं भी आऊं जाऊं, मेरे को आज़ादी है, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, कहीं भी फिर सकती हूँ। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं भी घूमने का मतलब है तो आप ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चले जाएंगे घूमने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। या फिर आप किसी के घर चले जाएंगे घूमने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कुछ तो रिस्ट्रिक्शन रही होंगी, राइट। ऐसे ही आप देखोगे जब आप कहीं जाते हो तो बहुत सारे रोड पे ना एक ऐसे साइन बना रहता है डेंजर का, है ना, ऐसे करके डेंजर का साइन बना रहता है, ठीक है। अगर आप वहां जाते हो तो वहां भी तो जाने की रिस्ट्रिक्शन है ना, कि आपको जान, मतलब आपकी जान को आएगी, तो इसलिए वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो कहने का मतलब है कि आपको फ्रीडम है, बट सिर्फ इतनी जितनी आपको जरूरत है। इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप कुछ भी करोगे फ्रीडम में। मतलब अगर आपको मैं फ्रीडम दे रही हूँ कि हाँ चलो आपको राइट टू फ्रीडम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं है तो आप उसकी जान ले लोगे, ये सब नहीं कर सकते। मतलब कुछ एक रिस्ट्रिक्शन है, कुछ एक दायरा है जिस पर उचित प्रतिबंध लगाने बहुत जरूरी है। तो बस वही वाली बात हो रही है कि जहां पर रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है, आवश्यकता है प्रतिबंध की, तो मौलिक अधिकारों पर कुछ को प्रतिबंध जरूर हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो आपके जो मौलिक अधिकार है वो पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। सेकेंड, जस्टिफिएबिलिटी ऑफ राइट्स। आपको पता है आर्टिकल 32 में, मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे भी ढंग से डिस्कस करेंगे। सो वो बात करता है कि अगर, मतलब उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। अगर आपको पता है आपको आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं या फिर पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहे, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो कि हाँ भाई आप जस्टिफाई करो इनको, क्योंकि आपको ये मिले हुए हैं ना अधिकार, तो इसलिए कोर्ट में इन्फोर्सेबल है। इस चीज का ध्यान रखोगे। राइट टू अवेलेबल टू सिटीजन अनोल। देखो जो आपके राइट्स है ना, वो आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड कराते हैं। आपको पता है कि ये सिर्फ आपके सिटीजन्स को है ना, कुछ राइट्स हैं ऐसे भी जो आप किनको देते हो, फॉरेनर्स को भी देते हो, बट ये जो आपके मेनली अधिकार है ना, ये ऐसे हैं कि जो सिर्फ आपको नागरिक होने के नाते मिले हैं, ठीक है। तो जो केवल देश के नागरिक को प्रदान किए गए हैं, मतलब जिनका संबंध भारत के आपके कहते हैं ना सोशल पॉलिटिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ के संबंध में है, केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है ये अधिकार। जैसे आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, अगर जो आपकी बात आ रही है, रोजगार की बात आ रही है, तो आपको पता है कि आप किसको दोगे, अपने ही मेंबर्स को दोगे ना, जो अपने सिटीजन है, ठीक है। ऐसे ही बात किसकी आ रही है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, मतलब आपको प्रोटेक्ट करना है कि आप भेदभाव से सुरक्षा करोगे, आपके साथ किसी भी तरीके का छुआछूत नहीं किया जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात रख सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो, भाषण दे सकते हो, ठीक है। एसोसिएशन बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। प्रोफेशन कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी आपका कल्चर है, कोई भी आपकी संस्कृति आप आराम से फॉलो करो, कोई आपको टोकने नहीं आ रहा कि भाई ये संस्कृति क्यों फॉलो कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, नहीं, आपकी मर्जी। एजुकेशनल राइट्स दिए हुए हैं माइनॉरिटीज को, है ना, अल्पसंख्यकों को अलग से आपने शैक्षिक अधिकार दे रखे हैं, सांस्कृतिक अधिकार फॉलो करें आराम से। तो ये आपने किसको दे रखे हैं, केवल नागरिकों को ही उपलब्ध करा रखे हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ राइट्स, मतलब आपको पता है कि अधिकारों की क्षमता में संशोधन, इसकी बात आती है थोड़ी सी। एक्चुअली आपको ये चीज अभी थोड़ा बहुत आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट वाली यूनिट में भी हल्का बहुत ब्रीफ किया। कहने का मतलब है धीरे धीरे और डिटेल्स पढ़ते जाओगे, है ना। ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आप जा रहे हो डीप में, है ना, और डिटेल में, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एक टसल चलती है इनके बीच में, विवाद चलता है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, मतलब विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, है ना। क्योंकि माना क्या जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसने बात मानी क्या कि जो पार्लियामेंट है, मतलब संसद को अधिकार है क्या कि वो फंडामेंटल राइट में क्या कर सकती है, अमेंड संशोधन कर सकती है, या फिर अब्रिज कर सकती है, मतलब कि जरूरत पड़ने पर उनकी, मतलब उनको खत्म कर सकती है, कमी कर सकती है उनकी, ठीक है। बट नॉट इन सच मैनर एज टू चेंजेस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मूल संरचना को नहीं बदलना, जो कोर कॉन्टेक्स्ट है ना, आप उसको नहीं बदल सकते, बस काट छांट कर सकते एक तरीके से जहां जरूरत हो, ठीक है। सो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। भाई इतना फेमस क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अमेंडमेंट का आर्टिकल है ना, वो कौन सा अनुच्छेद में है, या कौन सा अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा होता है, तो हमें पता होना चाहिए 368 होता है, ठीक है। ये जो टसल है ना, इसके बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी लगे कि शॉर्ट में बता दिया मैम आपने तो ठीक है, तो चिंता मत करो। अब यहीं से कहानी शुरू हो रही है आपकी, ठीक है। सो यूनियन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो ये चैलेंज किया गया। फर्स्ट आपका अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसको चुनौती दे दी गई कि जो प्रथम संशोधन था उसकी वैधता को चुनौती दे दी गई। अब क्या हुआ, इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल ऑल्सो बी हेल्ड लॉफुल इवन इफ
इट लिमिट और एलिमिनेट सम फंडामेंटल राइट। देखो कहने का मतलब ये कि संविधान संशोधन को वैध माना जाएगा तभी जब आप देखोगे कि कुछ मौलिक अधिकारों को या तो सीमित या समाप्त कर दिया जाए। मतलब कि अगर आप ये देख रहे हो कि कोई भी काम है अगर इस तरीके से हुआ है कि वो आपके संविधान को वायलेट कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उस केस में क्या करोगे, उसको नल एंड वॉइड कर देते हो ना, खत्म कर देते हो, ठीक है। ऐसे ही आपके कुछ डिसीजन लिए गए क्या कि आपका एक केस था, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट का है ना, इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। सो यहाँ हिंदी वाले स्टूडेंट नीचे देखते चलेंगे, लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सज्जन सिंह और राजस्थान राज्य के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी टाइप का निर्णय दिया, ठीक है, जिसमें 17th जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया, ठीक है। अभी धीरे धीरे कहानी समझ में आएगी, तो बस शांति से सुनते जाओ फिर क्लियर होगा, है ना। सो 1965 की बात थी ये। ऐसे ही गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में हुआ, फिर वही 17th वाली बात आ गई कि भाई 17वें संशोधन को भी आपने फिर से चैलेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसको वापस से चैलेंज कर दिया गया, ठीक है। और ये इंसर्ट किया गया था कौन सा एक्ट में, 9th शेड्यूल में, है ना। उसमें कुछ कुछ आपके रिफॉर्म्स करे गए थे तो वो 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो एक चीज और, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम ये 17th अमेंडमेंट के साथ 1965 लिखा है ना, और यहीं पर ही आप देखोगे कि 17th अमेंडमेंट के साथ क्या लिखा है आपका, 1964 लिखा है ना। तो परेशान और टेंशन होने की ना, मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ केस की बात हो रही है। तो ये केस था 1965 का, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, ठीक है। जबकि ये जो 17वां संशोधन हुआ था, मतलब ये अमेंडमेंट हुआ था, वो 1964 में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कट रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो कोई भी फैसला हुआ तो उसको ना आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बात ये हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क डिसीजन दिया, अपना ऐतिहासिक जो फैसला दिया था शंकरी प्रसाद केस में, सज्जन सिंह के मामले में, है ना, उस फैसले को खारिज कर दिया गया। मतलब उसको क्या कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया उस डिसीजन को। क्या कि ये बात मान ली गई कि निर्णय की तारीख से संसद के पास, मतलब जिस दिन आपका वो डिसीजन आया ना, डेट ऑफ डिसीजन, मतलब अगर आज की डेट में डिसीजन आया तो आज से ये चीज मान ली गई कि अनुच्छेद की जगह यहाँ पार्ट लिख लो, है ना, सो कंफ्यूजन नहीं होगी, कि पार्ट 3 में, है ना, मतलब कि भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 को इस तरीके से बदलने की कोई शक्ति नहीं है संसद के पास। मतलब डायरेक्टली ये बात कही गई, भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, तो मतलब संसद के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की या प्रतिबंधित करने की कोई शक्ति नहीं है। समझ गए? ये एक ऐतिहासिक फैसला था, इसकी बात हुई। और इस निर्णय में जो आपकी बेंच थी वो 11 जजेस की थी, जिसमें से 6 एक साइड थे और 5 एक साइड थे, ठीक है। अब बात क्या हुई, प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं, ठीक है। तो गोलकनाथ का ये जो वर्डिक्ट आया था उस केस से, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, ठीक है। तो इस डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए क्या हुआ, पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट, मतलब 24वां संशोधन अधिनियमित कर दिया संसद ने आपका, ठीक है। सो संशोधन में क्या क्या किया गया, तो इस चीज का ध्यान रखो जरा। इट एडेड अ न्यू क्लॉज 4 टू आर्टिकल 13। जो 13वां अनुच्छेद है उसमें एक नया खंड जोड़ा गया 4 नंबर का, मतलब चौथे नंबर से, ठीक है। इसमें बोला गया इस अनुच्छेद में कि कुछ भी आर्टिकल 368 के तहत अगर किया जाएगा ना, चेंजेस किया जाएगा, तो इस संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा। मतलब साफ शब्दों में समझा जाए तो आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया, जिसमें वाली बात बोल दी गई, क्या कोई भी अमेंडमेंट होगा ना आर्टिकल 368 के अंतर्गत, है ना, वो मतलब संविधान के किसी भी संशोधन पर आप लागू नहीं करोगे। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई तो वापस एक और बार बताती हूँ फाइनली, कि आर्टिकल 13 में 4th वाला पार्ट जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि अगर आर्टिकल 368 के तहत आप कोई भी चेंजेस करते हो, कोई भी संशोधन करते हो, अमेंडमेंट लाते हो, तो वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। किसमें? आर्टिकल 13 में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट सबमिटेड अ न्यू हेडिंग टू आर्टिकल 368। देखो आर्टिकल 368 में एक और नई चीज ऐड की गई, क्या कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर इंस्टेड ऑफ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 368 में, मतलब अनुच्छेद 368 में जो भी अमेंडमेंट की प्रक्रिया दे रखी थी, है ना, उसकी बजाय उन्होंने क्या किया, संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति का एक नया शीर्षक मतलब क्या किया, प्रस्तुत किया, कि एक नया प्रोसेस बताया, प्रोसीजर की किस तरीके से आप क्या करोगे, अमेंडमेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि जर्नली क्या होता है, संशोधन की प्रक्रिया बताई जाती है, ठीक है, बट इन्होंने संसद के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज मतलब नए तरीके से बताई, ठीक है। इट इंसर्टेड अ न्यू सबसेक्शन 1 ऐड किया गया आर्टिकल 368 में,
इसमें क्या बताया गया कि संविधान में किसी भी बात के बावजूद मतलब संसद अपनी घटक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संशोधन कर सकती है। मतलब आर्टिकल 368 के सब सेक्शन 1 में ये वाली बात बोली गई कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हो, पार्लियामेंट को पूरा पूरा पावर दे रहे हो कि वो क्या कर सकती है, अगर उसको लगे कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील करना है, वेरिएशन करना है, एडिशन करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकती है। बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में, मतलब जो भी आपको प्रक्रिया 368 में दे रखी है वो तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, है ना, बाकी आप संविधान से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। बट क्या हुआ, जो 24वां संविधान संशोधन था ना, उसने क्या किया, संसद की संशोधन शक्ति को बहाल कर दिया, है ना, पूरा रिस्टोर कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द 24th अमेंडमेंट वॉज चैलेंज इन द, अब देखो ये 24th अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं, पीछे 2 पॉइंट्स है ना, इसको चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में, ठीक है। और ये केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के साथ था 1973 में। इसमें चैलेंज किया गया वैलिडिटी ऑफ केरला रिफॉर्म एक्ट 1963 को, क्योंकि चुनौती दी इन्होंने, ठीक है, कि केरला में जो सुधार अधिनियम था 1963, इसको चुनौती दी गई। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन ऑफ केरला एक्ट वॉज प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल बाय द 29th अमेंडमेंट, मतलब 29वां संशोधन किया गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि जो केरला अधिनियम है उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अब बात ये हुई कि क्वेश्चन इन द केस इन्वॉल्व्ड अबाउट द अमेंडिंग इन्वॉल्व्ड वाज द एक्सटेंट ऑफ अमेंडिंग पावर। अब देखो एक चीज ये देखो क्या है आपका कि मामले में संशोधन के बारे में सवाल संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा बताया गया कि हाँ भाई जो भी संशोधन की शक्ति है उसके अंतर्गत ही काम किया गया, ठीक है। बट ये मामले की जो सुनवाई है वो 13 जजेस ने की थी। इसमें एक चीज देखी गई कि कोर्ट ने मेजोरिटी से ओवर रूल किया गोलकनाथ केस के जो आपके फैसले थे उनको, ठीक है, कि उन्होंने उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया पूरे तरीके से, जिसने संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति से वंचित कर दिया था, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, न्यायालय ने बात मान ली थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मूल संरचना में, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में ना, पार्लियामेंट को कोई भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती। अब देखो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ आपका, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी की जो सरकार है उसने 42nd अमेंडमेंट किया था 1976 में। ये चीज हम पढ़ते भी थे 12th में कि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए थे अहम, वो 42nd में किए थे 1976, मतलब इमरजेंसी का 1 साल बाद, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें इन्होंने 2 क्लॉजेस को ऐड कर दिया था, ठीक है, जिनका नाम क्या है, दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 और purporting to have been made under Article 368 whether before or after commencement of the Constitution 42। अब एक चीज का ध्यान रखो, इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड। देखो कहने का मतलब ये है, ये बुकिश लैंग्वेज, अब इसको इजी लैंग्वेज में करके बताते हैं कि केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, इमरजेंसी के 1 साल बाद, मतलब 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 42nd, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। अब ये ऐड किया इन्होंने इसके अंदर 2 बातें, क्या कि कोई संवैधानिक संशोधन, चाहे संविधान का संशोधन करना हो, मतलब चाहे शुरू में या फिर आप ये कहो कि बाद में, ठीक है, मतलब जो भी आप आर्टिकल किसके अंतर्गत करोगे, 368 के तहत ही तो करोगे ना, क्योंकि सारी अमेंडमेंट वाली चीजें तो यहीं पे हैं, तो आप इसके उस पर ही करोगे। तो वो कह रहे किसी भी आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, अदालत में नहीं बुलाया जा सकता संशोधन के बिहाफ पर, ठीक है। एक और खंड ऐड किया गया, क्लॉज ऐड किया गया 5th वाला, ठीक है। उसमें क्या बताया गया कि अगर लगे शक्ति के दायरे में, मतलब शक्ति के दायरे के बारे में अगर किसी को भी संदेह हो रहा है तो उसको दूर किया जाए, मतलब रिमूव किए जाए कोई भी डाउट है कि हाँ भाई अमेंडिंग पावर में, जैसे बहुत सारे डाउट्स निकल के आते हैं कि क्या यार पार्लियामेंट कर सकती है, नहीं कर सकती, ये डाउट है, कोई कह रहा है हाँ कर सकती है पर बेसिक में नहीं कर सकती, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं छेड़ेगी, कोर वाले को, बाकी कर सकती है पार्लियामेंट चेंज, है ना। तो जो भी आपके डाउट्स हो रहे हैं उसको क्या करना है, रिमूव करना है। इसके अलावा डिक्लेयर दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन वट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो यही कह रहे हैं कि इस घोषणा से ये बता दिया गया कि इस अनुच्छेद के तहत, मतलब आर्टिकल 368 के तहत संविधान में आपने और चीजें जोड़ दी है, जरूरत पड़ी तो, ठीक है। आपको वेरिएशन करना है, कोई बदलाव करना है वो कर दो, रिपील करना है, कोई चीज आपको निरस्त करनी है वो कर दो। किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा ये सारा का सारा अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के माध्यम से, है ना। तो संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है ना, वो कह रहे हैं कि उसकी कोई आप ऐसे वो नहीं लगा सकते, कोई समय सीमा, मतलब उसकी लिमिटेशन को हटा दो,
वो अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इन खंडों को सम्मिलित करने से ये बात तो फैक्ट हो गई कि जो आपने क्लॉजेस ऐड करे थे ना 4 और 5 वाले, ठीक है, अब इनकी वजह से क्या हुआ, ये पता लग गया कि संविधान की जो मूल संरचना है ना, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, आप उसमें जो चेंजेस की बात आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स केस था आपका यूनियन ऑफ इंडिया के साथ 1980 में। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में कराया था ना इंदिरा गांधी ने, ठीक है, उसके उन्होंने खंड जुड़वाए थे 4 और 5 है ना, इसको खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये मतलब असेंशियल नहीं है तो इसको डिस्ट्रॉय कर दो, तो हटा दिया गया। ऐसा ही लगता है कि जब आपको लगता है कोई संविधान संशोधन किया गया जरूरत के हिसाब से, बट आपको लगता है कि संशोधन उतना जरूरी नहीं था, तो आप उसको नल वॉइड कर सकते हो, डिसमिस कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो कॉजेस थे है ना, इन खंडों ने क्या किया था, संशोधन की जो शक्ति है, क्योंकि आपको पता है ना पीछे उन्होंने कहा कि आप कोर्ट नहीं ले जा सकते, यहाँ बोला ना कि आप कोर्ट नहीं लेके जाओगे किसी भी कीमत पे, इसके अलावा बोला कोई लिमिटेशन सेट मत करो, यही बात बोली थी 4th में और 5th में, है ना। तो इन्होंने रिमूव कर दी जितनी भी लिमिटेशंस लगाई थी अमेंडिंग पावर पे, कन्फर्ड एंड अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर। इन क्लॉजेज ने यही किया ना, लिमिटेशन हटा के अनलिमिटेड पावर दे दी, ठीक है, कि अब आप क्या कर सकते हो, आराम से काम कर सकते हो। पर देखा जाए तो गड़बड़ है ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो पूरा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, जबकि हम शुरू से क्या चाह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हाथ ना लगाए, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। तो अब ऐसे में आप ये कह रहे हो इनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी, अनलिमिटेड पावर दे दी, तो वो तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा गया। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेक द इट क्लियर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। इस जजमेंट से वाली बात क्लियर हो गई कि हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च है ना, वो न्यायालय के निर्णय है, ठीक है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने ये बात स्पष्ट की, सॉरी, कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद की। अगर बात की जाए कि कौन यहाँ सुप्रीमेसी रखता है, तो संविधान रखता है, क्योंकि संविधान ने ही तो संसद को क्रिएट किया है ना एक तरीके से, उसके बारे में तो सारी चीजें वही मिलती हैं। तो यही बात लिखी कि पार्लियामेंट ओज इट एक्सिस्टेंस इन द टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान को संविधान ने संसद को अस्तित्व दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट को सुपीरियर रख दो। तो हमेशा प्रायोरिटी किसकी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की रहेगी। ये लैंडमार्क जो डिसीजन थे बड़े ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कोर्ट के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में भी बहुत तानातानी रही है कि हाँ भाई किसकी क्या पोजीशन है, कौन कितना ज्यादा ऊपर है कौन नीचे है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चली है। अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो मेजर है ना इसके। उसमें क्या फंडामेंटल राइट का बताया कि आप उनको रिपील कर सकते हो और कर्टेल कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगे तो। कब, आर्टिकल 368 के तहत। मतलब आर्टिकल 368 में ये प्रक्रिया बता दी गई कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो आप पारित करके मौलिक अधिकारों को निरस्त या कम किया जा सकता है। कि अगर आपको सच में बहुत ज्यादा जरूरत लग रही है तो आप उनको कम भी कर सकते हो। जैसे कम किया हमने 7 से 6 किया, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था, तो ऐसे ही आप कम भी कर सकते हो, निरस्त कर सकते हो, किसी एक पार्ट को हटा सकते हो या ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट आर नॉट इम्यून फ्रॉम अमेंडमेंट। देखो आपको ये पता है कि जो मौलिक अधिकार है वो संशोधन से मुक्त नहीं है, क्योंकि टाइम टाइम से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें संशोधन करना ही पड़ता है, ठीक है। और एक चीज और है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको विशेष अधिकार दे ही रखा है ना। उस विशेष अधिकार को धारण करता है कि फिर उसे भाग को जिसे संशोधन द्वारा हटाया जा सके, किसी भी विशेष अधिकार का संशोधन रद्द किया जा सकता है। मान लो आपने कोई संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर दिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी तो लिखी है ना कि जो आपका कोर्ट है वो देखेगा उसको कि हाँ भाई अगर उसको लगता है कि ये हटा देना चाहिए तो वो हटा देगा, अगर उसको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए तो नहीं हटाएगा। और इसीलिए तो वो किसकी, बेसिक फीचर की क्या करता है, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है बेसिक फीचर्स का, है ना, मूल ढांचे का गठन करता है। अच्छा, इसके अलावा आप एक और देखोगे, सो लॉन्ग एज एनी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इज नॉट दस टेकन अवे बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो एक चीज को और ध्यान रखो कि जब तक संविधान में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को ऐसे अलग से ना लिया जाए, तो ऐसे में क्या रहेगा कि ये संसद के साथ साथ राज्य के जितने भी विधानमंडल है, मतलब लेजिस्लेटिव जो पावर है हमारी, है ना, स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उसकी बात हो रही है, और मौलिक अधिकारों की, मतलब जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा कि एक मतलब वही कि उल्लंघन वाली चीज रहती है कि भाई उल्लंघन ना हो, अपना अपना काम अपने अपने दायरे में रहकर किया जाए। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, वो ऐसे में इन राइट्स को कोशिश करता है कि वो प्रोटेक्ट करे, और इसकी वजह से वो क्या करता है, कई बारी इनको वॉइड भी कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे कि स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ना संरक्षित नहीं किया जा सकता अगर देखा जाए तो, जब तक कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करो, ठीक है। इसके कुछ कुछ एग्जांपल है, आर्टिकल 31A बाय 9th शेड्यूल, ठीक है, आर्टिकल 313 एक्सेट्रा, इसमें वाली बात बोली गई है, ओके।
तो देखा जाए तो अब हमारा नेक्स्ट है कि जो थ्योरी ऑफ बेसिक राइट्स है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है, सॉरी, आप इस चीज को देखोगे कि ये जो आप बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज होती है ना, ये आपको ना लिमिटेशन दे देती है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज ना कर और चीजों में अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है कि जो पार्लियामेंट है उसको एक सीमा दे रखी है कि वो संशोधन तो कर सकती है ना, पर एक सीमा के साथ, ठीक है, बुनियादी स्ट्रक्चर को ना छेड़ते हुए। इसके अलावा आप एक और चीज देखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है अप्लाई ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट नॉट टू ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ना जो मूल संरचना का सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, ये केवल संशोधन की संवैधानिकता पर लागू हो रहा है, ना कि संसद के सामान्य अधिनियम पर। मतलब नॉर्मल तुम्हें कोई एक्ट लाना है, ऑर्डिनरी एक्ट, तो उस पर ये वाली बात बिल्कुल लागू नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे कि इसमें क्या होता है कि आपका संपूर्ण जो संविधान है उसके अनुरूप ही काम होता है, पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही आप काम करते हो, ठीक है, ना कि बेसिक स्ट्रक्चर को। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो यार अलग से निकाल दिया गया ना, कि जो जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करते गए उसमें डिसीजन के अकॉर्डिंग आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, उसमें चेंज ना करके बाकी चेंज करो। अच्छा नेक्स्ट, एंड ये हमारा जो जस्टिस है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में एक बार देख लो, मतलब न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एस्पेक्ट्स में। ये जो वर्ड है जस्टिस है ना, इसको हमने देखा कि हमने प्रियम्बल में 3 तरीके से यूज किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, की हम कहते हैं कि हम न्याय देंगे तो सामाजिक में भी देंगे, मतलब सामाजिक रूप से देंगे, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, कि हर कॉन्टेक्स्ट में, चाहे समाज की बात है तो समाज में आपको इक्वली न्याय मिलने वाला है, ऐसी आर्थिक स्थिति में भी, ऐसी राजनीतिक में भी, ठीक है। एक चीज और, एलिमिनेट किया जाएगा, मतलब जितनी भी ये बाधाएं उनको खत्म किया जाएगा, जिसमें कास्ट, क्लास, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर जिसमें आपको लगता है कि हाँ भेदभाव किया जाता है, तो उन सबको हटाया जाएगा। मतलब जाति, वर्ग, पंथ, रंग, लिंग, धर्म और बहुत सारे ऐसे कारक जिनके आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो उन सबको खत्म करा जाए, ये लक्ष्य है, ये सामाजिक रूप में आ गया, राइट। इसके अलावा एक आपका एक्ट है अनटचेबिलिटी का, है ना, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, मतलब अस्पृश्यता अधिनियम। ये अपराध है अगर हम किसी से कह दे कि यार मतलब दूर हो जाए, या फिर छुआछूत वाली काम कर दें अगर हम, तो ये एक तरीके से इलीगल है, आज के टाइम पर अपराध है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या क्या, इसका नेम रिवाइज किया गया, और रिवाइज करके, है ना, रीनेम किया गया इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। सो ये चीज पता होनी चाहिए बेसिकली कि अनटचेबिलिटी वाले को ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स बोला जाता है। और इसमें बताया गया कि जो भी सोशल बैरियर है ना, उनको डिफाइन किया गया है लाइक अनटचेबिलिटी टू बी इलीगल, मतलब कि ये बात सबको समझ में आ जाए कि ये जो आप अस्पृश्यता वाली बात करते हो ना, ये अवैध है। अच्छा दूसरी बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड रिजर्व्स फॉर अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू इक्वलाइज दैम विद द मेजोरिटी, मतलब कि समाज में बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग है ना, तो संविधान उनके लिए बात करता है कि हम उन्हें आरक्षण दे दें जिससे कि आप उनको बराबर ला सको, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे ही आपके एक्ट बने, शेड्यूल कास्ट ट्राइब एक्ट 1989, मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में बना। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रूल्स 1995 में बना, मतलब अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए नियम बना। एक्ट अलग हो गया, नियम, अधिनियम, ये सारी चीजें अलग अलग से बनाई गई इन लोगों के लिए, जिससे कि इनको सिक्योर किया जा सके, इनका भेदभाव ना हो, ठीक है, और इनको जो सार्वजनिक जितनी भी सुविधाएं हैं वो फैसिलिटीज दी जाए। तो 31 मार्च 1955 को भी क्या किया गया, एक आपका एक्ट बनाया गया, है ना, जिसमें वाली बात की गई कि जितने भी नियम है उनको सार्वजनिक कर दिया गया, कि हर जगह सेम नियम ही फॉलो होंगे। एक चीज और, कुछ चीजों में अलग से वो दे दी आपको छूट कहते हैं, जैसे कि विमेन्स को, है ना, उनकी कुछ परिस्थितियों को देकर कुछ पदों पर, कुछ अन्य स्थितियों में महिलाओं के लिए छूट दे दी है, अलग से आरक्षण दे रखा है। मतलब आप SC ST हो वो तो ठीक है, बट बीइंग विमेन, कि आप विमेन हो इसलिए आपको वो आरक्षण मिला हुआ है कुछ कुछ चीजों में, ठीक है। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये क्लोजली क्या है, इंटरवेंड है, मतलब वो कह रहे हैं सामाजिक और आर्थिक जो न्याय आपस में ही बहुत ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए, बहुत क्लोजली अटैच है। क्योंकि जो इकोनॉमिक जस्टिस है ना, वो अटेम्प्ट करता है, एलिमिनेट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब बाजार में जो भी एलिमिनेशन, मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भी भेदभाव हो रहा है ना, उन सबको खत्म करने की बात करता है कौन, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। और इसीलिए ऐसा आश्वासन दिया जाता है कि बाजार में भी भेदभाव को खत्म करना है किसी भी कीमत पे। गिविंग एवरीवन एन इक्वल चांस, सबको बराबर चांस देना, मतलब अगर कोई भर्ती निकली, ठीक है, तो सबको इक्वली चांस देना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते आप लड़की हो इसलिए आप इसमें अप्लाई नहीं कर रहे, या फिर आप ये नहीं कह सकते ये वाली बात की ये वाली चीज बेसिकली कि आप इस कास्ट से हो या पर्टिकुलर इस रिलीजन से हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं। अगर सार्वजनिक क्षेत्र का कोई काम है, पब्लिक सेक्टर का, तो वहां पर सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए कि हर कोई इसमें बराबर अप्लाई कर सके, ठीक है। और ये बात आप देखोगे कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर के लिए कोई काम हो रहा है कुछ भी, तो वेल्थ जो है वो इक्वली फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो, कि पैसा अगर बट रहा है तो सब में बराबर इक्वली तरीके से बटे, कोई ऐसी बात ना हो जाए जहां पर आपको लगे कि यार ये तो भेदभाव हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा
मोनोपोली को कंट्रोल किया जाए ओवर द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड इकोनॉमिक वर्थ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उत्पादन वितरण के साधनों पर भी नियंत्रण प्रॉपर हो। व्यक्तियों के खिलाफ अगर आप कोई भी आर्थिक मूल्य के आधार पर कोई भेदभाव कर रहे हो तो भाई वो सब खत्म किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर एक पर्सन है वो 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा भी 10 ही घंटे काम कर रहा है, तो आप कास्ट के बिहाफ पर या उसके रेस के बिहाफ पर या इवन सेक्स के बिहाफ पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि तू लड़का है तू लड़की है तो तू लड़की है तू 8 ले ले, जो लड़का है वो 10 ले लेगा। नहीं, यू कांट डू दिस, ठीक है। इसके अलावा श्योर करता है इंडिया के सिटीजन्स ऑफ अ फेयर एंड फ्री पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इज नोन एज पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भारत के नागरिकों को निष्पक्ष और स्वतंत्र राजनीतिक भागीदारी, मतलब अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो आराम से जाके खड़े हो सकते हो, कोई आपको मना नहीं करने वाला। बस आप हाँ जो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर ले होने चाहिए, ऐसा ना हो कि हाँ भाई आप क्राइटेरिया फुलफिल ना कर रहे हो, ठीक है। कि अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक चीज और थी इसमें कि भारत में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को हम फॉलो अप करते हैं, जो कि आर्टिकल 326 में है। एंड इसमें आपका वही जो वोटिंग राइट है उसकी बात होती है, जिसको हम बोल देते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। इसकी जो उम्र थी उस टाइम पर कितनी थी, 21 थी, जो कि आज के टाइम पर कितनी 18 है, ठीक है। इसमें सुनिश्चित किया गया कि आप किसी भी धर्म, जाति, रिलीजन से होंगे, कोई भी सेक्ट से होंगे, भाई कोई भेदभाव नहीं है। इवन हमारे यहाँ पर कभी ऐसा नहीं रहा कि हमने विमेंस को वोटिंग राइट बाद में दिया हो, पहले मेल्स को। जैसे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे कि मेल्स को मिला हुआ था राइट वोटिंग राइट, बट विमेंस को नहीं था, तो उन्होंने अलग लड़ाई लड़ी है ना। बट एटलीस्ट वी आर लकी कि हमने इस चीज के लिए फाइट नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली। देखो आपको पता है कि पॉलिटिकली सिस्टम में ये वाली बात भी आती है कि आपको फुल फ्रीडम है पॉलिटिकली कि आप कोई एसोसिएशन बना सकते हो, कोई संघ बना सकते हो। भाई आपको लगे आप 4 लोग इकट्ठा जुट सकते हो, है ना, आपस में इकट्ठे होकर बात कर सकते हो, सभाएं आयोजित कर सकते हो, राय की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन दे सकते हो, अपने किसी बात पर ओपिनियन रख सकते हो। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, आराम से चुनाव में भागीदारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्ञान का अधिकार है पूरा, सारी की सारी चीजें आपकी एज इट इज फॉलो अप होती हैं। इसके अलावा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वीमेन पार्टिसिपेट, वीमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में, आ रही है बात समझ में, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि डिसीजन मेकिंग किसकी है, मतलब आप एक चीज समझो कि विमेन्स को आप अलाउ तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अगर आपने अलाउ कर दिया बट अल्टीमेटली उनको रियलिटी में आप डिसीजन मेकिंग नहीं बनने दे रहे, मतलब नहीं लेने दे रहे, कोई फैसला लेना नहीं लेने दे रहे, तो वो गड़बड़ है। तो इसलिए क्या किया गया, अगर आप पेपर पे दिखा रहे हो कि हाँ भाई हम औरतों को क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ भाई आप भी पॉलिटिक्स में इक्वली अपनी भागीदारी दो, तो आप उनको डिसीजन लेने का भी अधिकार देंगे ही देंगे। इसी के लिए क्या हुआ, आपका एक विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया था, ठीक है, दोनों ही हाउस में 2023 में। और ये अभी रिसेंट है, आप लोग ना बहुत लोग इस चीज से अपडेट होंगे, और नहीं हो तो जान लो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में, ठीक है। दोनों हाउस में ये बिल पास हुआ, जिसमें किसकी बात हुई कि 1/3 जो सीट है ना वो हम क्या करेंगे, विमेन्स को देने की बात करें। 1/3 सीट की बात कर लो या फिर 33% कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे ना हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है ना लोकसभा में वो कितनी है, 543 है, राइट। सो 543 है। और एक चीज और बता दूं, जब आप इसका रिजर्वेशन करोगे, मतलब आपने कहा कि 33% रिजर्वेशन विमेन्स को दे दो, तो 181 विमेन होनी चाहिए, फिर हमारी किसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए, मतलब एमपी होनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट में 181। बट अभी करंट का जो स्टेटस है ना वो पता है कितना है, 78 विमेन है हमारी पार्लियामेंट में आज के टाइम पे, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें इसको यहां से यहां लेके जाना है, ठीक है। इसकी बात हुई। इसके अलावा ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ना, इसको क्या बोला जाता है, ये किसके नाम से जाना जाता है, तो नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023, ठीक है। और ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ है, तो 128 मतलब 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी बेसिक थी, रिसेंट अपडेट थी, नहीं पता होगा तो बता दिया, चाहो तो आंसर में लिख के आना, आंसर क्वालिटी बहुत इनहेंस होगी, क्योंकि अभी 2023 का ही है यार, अभी हुआ है पास, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अगर आप सच में चाहते हो डेवलपमेंट करना और दिखा रहे हो कि हाँ हम सब कुछ इक्वल मानते हैं, तो विमेन्स को रिजर्वेशन दो ही दो, जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी ये हुई आपका पार्ट 1 खत्म यूनिट 2 का, ठीक है। जिन्होंने यूनिट 1 अभी भी नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाओ, आराम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वॉच करो और उसके बाद इसको देखो। इन केस इस यूनिट में कोई डाउट रह जाए या आप लोगों को लगे कि फिर से कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी XYZ, है ना, क्योंकि नई चीजें हैं थोड़ी थोड़ी सी वो केसेस वगैरह के बारे में, इन केस तो आप चाहो तो मुझे कमेंट कर देना, जरूरत पड़ेगी तो मैं क्लियर कर दूंगी।
शॉर्ट क्लिप बनाकर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा स्टार्टिंग में ब्रीफ कर दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को शोर आ रहा होगा आसपास से, तो थोड़ा सा अवॉइड करना उसको, ठीक है। मतलब होप इतना तो आप लोग कॉपरेट करोगे ही, ठीक है। इसके अलावा अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। एंड एक और चीज है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की ना 3 यूनिट है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी 2nd यूनिट भी खत्म कर दूंगी, तो आप लोग भी अपनी स्पीड मेंटेन करके रखो, राइट। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोई भी डाउट होगा सो कमेंट जरूर कर देना, ओके। हेजिटेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पेपर का टाइम बहुत पास है, तो अपना प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करते रहो, ठीक है। बाकी पब एड की यूनिट 1 के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुकी हूँ मैं, यूनिट 1 के, ठीक है। तो और जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं और यूनिट्स के भी कर दूंगी। इवन ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाला जो सब्जेक्ट है इसके भी क्वेश्चन पेपर मैं बहुत जल्दी दे दूंगी आप लोगों को यूनिट वाइज, ठीक है। सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। बाय बाय।